नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए केवीएस, सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलो बिना देर करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं और ये बनना अपने आप में देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन करवाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चनों का समावेशन नहीं है, कम क्वेश्चन है, पर बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें समावेशन किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, हो जाइए तैयार और चलो करते हैं प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन है? ऑप्शन ए, उनका बहुत सा धन बर्बाद हो गया। ऑप्शन बी, ना नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। ऑप्शन सी, उनके पास बहुत सोना है। आशीर्वाद के अक्षत वर्षे। तो इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि बहुवचन है? धन है, तेल है, सोना है या अक्षत है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए, अपना आंसर होगा आशीर्वाद के अक्षत वर्षे। यानी कि धन, क्या धन नहीं होगा, तेल नहीं होगा, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, सोना नहीं होगा, अक्षत वर्षे, आशीर्वाद के अक्षत वर्षे। तो ये क्या है? नित्य बहुवचन है। ये हमेशा बहुवचन ही, नित्य बहुवचन में ही आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं ये आए हुए क्वेश्चन है केवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? क्या बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? ऑप्शन ए, राजस्थानी हिंदी। ऑप्शन बी, बिहारी हिंदी। ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी। तो बताइए बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बुंदेली जो है किस भाषा समूह की है? पश्चिमी। बुंदेली पश्चिमी उपभाषा समूह की बोली है। तो पश्चिमी जो है कौन से उपभाषा समूह की बोली है? ये है पश्चिमी हिंदी की। इसके अंतर्गत क्या है? जो हमारी बुंदेली भाषा है, यह बुंदेली भाषा के अंतर्गत ये आती है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी है? इस भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो जन्म हुआ है ये दोस्तों सौर सेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकसित हुई है। और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन सी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? 5 बोलियों में कौन कौन सी हैं? हरियाणवी नंबर 1, हरियाणवी। नंबर 2, खड़ी बोली बोल रहा हूँ। इसको जो अलग से जानकारियाँ हैं इनको नोट डाउन कर लेंगे। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो बुंदेली किस उपभाषा समूह के अंतर्गत आती है? पश्चिमी के अंदर। और पश्चिमी में कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बिहारी ये बिहारी आ गया, यहीं बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बिहारी, ये वाली बिहारी को आया है, बिहारी ऑप्शन आ गया। तो बिहारी ऑप्शन जो है, बिहारी जो भाषा है, इस भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
तो चलिए मैं आपको ये भी आपको नोट डाउन कर लीजिए। बिहारी के बारे में बात करते हैं। बिहारी भाषा का जन्म हुआ है, ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा का जन्म हुआ है। अब इसके अंतर्गत भी कितनी आती हैं? इसके अंतर्गत भी 2 आती हैं, 2 बोलियां, यानी पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी ये लिख लेंगे। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है? पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती हैं मगही और मैथिली। मगही और मैथिली जो भाषा आती है, ये आती है पूर्वी बिहारी के अंतर्गत। और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी। और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो विदेश में सबसे अधिक बोली जाती है, और वह देश है मॉरिशस। कौन सा देश है? वह देश है मॉरिशस। मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत ये भाषा बोली जाती है भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, भोजपुरी जो कि मॉरिशस के अंतर्गत जो विदेश में है उसके अंतर्गत बहुत बोली जाती है। और ये पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी? भोजपुरी। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, मगही और मैथिली। पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। बात आती है राजस्थानी हिंदी की। चलो तो थोड़ा सा राजस्थानी हिंदी के इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? इसके अंदर 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कितनी बोलियां आती हैं? 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? 6 बोलियों में एक आती है पश्चिमी राजस्थानी। अगर पश्चिमी राजस्थानी की बात करूं तो इसमें आती है मारवाड़ी और मारवाड़ी, मतलब कुल मिला के 6 बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन आगे चलते हैं, दोबारा सुन लेते हैं। इसके अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी के अंतर्गत आती है मगही और मैथिली। ठीक है दोस्तों, मगही और मैथिली। और पश्चिमी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली। और पश्चिमी के अंतर्गत जो 5 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी 5 बोलियां आती हैं? ये आती हैं आपकी हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला: पहलू, दीपावली, ऐतिहासिक, ऑप्शन डी चतुर्दशी। तो पहलू दोस्तों आपको पता है, इस पर छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है। पहलू ऐसा लिखा जाता है, बड़े ओ की मात्रा लगा के, पहलू। ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। चतुर्दशी नहीं होता, चतुर्दशी होता है। चतुर्दशी होता है। तो अपना ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेष यानी विशेषण बताइए। ये विशेषण ही होगा, विशेष बताइए। तो क्या है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठापन, ऑप्शन सी मीठा, या ऑप्शन डी चीनी। जलेबी में मिठास अधिक है, इसमें होगा कि ये क्या है? मीठा।
क्या है? ऑप्शन सी। और करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन सी, मीठा। मीठा से बना है मिठास। मीठा से क्या बना है? मिठास। मीठा से बना है। मिठास क्या है? मिठास, मिठास यानी कि मीठा जो है एक विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। और मिठास क्या है? मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है मिठास। मिठास क्या है? मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, है स्वभाव, इन सब का किसी आदि का बोध हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा से क्या हो गया? बुढ़ापा। गरीब से हो गया गरीबी। आज़ाद से हो गया आज़ादी। है वीर से हो गया वीरता। ये सब वीरता क्या है? वीरता। वीरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। किससे बना है? वीर से बना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है मीठा। और से किस में था? मिठास। मिठास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और मीठा क्या है? मीठा से बना है मिठास। धनुष, धनुष का पर्याय नहीं है, यानी कि धनुष का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? सरासन। ऑप्शन ए सरासन, ऑप्शन बी असी, ऑप्शन डी कोदंड, ऑप्शन डी पिनाक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, अब अपना करेक्ट आंसर है असी। असी इज अ करेक्ट आंसर। कोण, पिनाक और सरासन ये किसके पर्याय हैं? ये धनुष के पर्याय हैं। किसके? ये सब के सब धनुष के पर्याय हैं। अब बात आती है कि असी, ऑप्शन बी असी। असी किसका पर्याय होगा? ये नहीं है, तो इसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? इसके पर्यायवाची होंगे करवाल, इसके पर्यायवाची होंगे कृपाण, इसके पर्यायवाची होंगे खड़क, सॉरी खड़ग। क्या होंगे? खड़ग, शायक। और इसके पर्यायवाची होंगे तलवार। असी के इतने सारे पर्यायवाची हैं, आप लिख लेंगे कोदंड, पिनाक और सरासन, ये धनुष के पर्यायवाची हैं। तो हमारा अपना आंसर होगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। अपादान कारक युक्त वाक्य है कौन? शिकारी ने खरगोश को मारा, ऑप्शन बी वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ऑप्शन सी माँ ने बच्चे को बुलाया, ऑप्शन डी छत से उतरी हुई लता। अपादान कारक के बारे में बात कर रहे हैं कि अपादान कारक कौन सा है। तो इसमें जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो छत से उतरी हुई लता, यानी कि छत से जो लता है वो अलग हो गई। तो अब अपना आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उस उपसर्ग से बना है। उपसर्ग से बना है। ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी रसोइया, ऑप्शन सी सुनार और ऑप्शन डी उत्पात। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में जो दिए गए हैं उस विकल्प में से चयन करके ये बताना है कि कौन सा उपसर्ग से बना है। चलिए बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, उत्पात। उत्पात यानी कि उत प्लस पात।
जो शब्द के प्रारंभ में लगकर कोई नया अर्थ बना देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो उत क्या है? उत का मतलब क्या हुआ? उत का मतलब हुआ ऊपर। उत का मतलब क्या हुआ? ऊपर या अधिक। हम अधिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अधिक। उत का मतलब हुआ ऊपर या अधिक या उत्तम। उत्तम है ना, उत्कृष्ट। तो ये सब उत के क्या है? पर्याय हैं। और पात यानी कि पात में उत लगाकर क्या बन गया? उत्पात। तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर डी। डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। वह अपनी ससुराल गया है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये कैसे है? चलो उसको देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। तो ये इसमें लगाना अधिक अंक मिले। अधिक ये हाँ क्या लगा लेंगे, इसमें क्या जोड़ लेंगे? अधि नहीं है, अधिक है। अधिक अंक मिले। तो अधिक में सबसे अधिक, सबसे गलत है। सबसे गलत है। मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, ये बात सही है। वो कह रहा अशुद्ध है। तो ये ही अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हम पुस्तक पढ़ेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह अपने ससुराल गया, बिल्कुल राइट आंसर है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है। तो अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध है इसमें डी। डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सबसे जो लगा हुआ है ये गलत है। सही है। तो इसमें मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है मैं उपेक्षा करता हूँ, उपेक्षा, अगर ये शब्द भी आ जाए उपेक्षा, तो उपेक्षा नहीं होता है, अपेक्षा होता है। कहीं उपेक्षा आ जाए तो ये गलत है। और क्या है इसकी जगह पर? क्या आना चाहिए? अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लेंगे। अधिकतर उपेक्षा होता है लिखा हुआ देखा है, पर ये उपेक्षा गलत है, अपेक्षा सही है। एक बात और भी है, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ होता है बेफिजूल। जैसे कि एक सेंटेंस है, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। होता है नहीं है, ये इस तरीके से कहते हैं कि तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। तो इसमें बेफिजूल नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें बेफिजूल नहीं है, ये गलत है। तो क्या सही है? इसमें बेफिजूल नहीं होता। हमेशा इसमें जो होगा वो आपका फिजूल होगा। बेफिजूल नहीं, फिजूल होगा। तो बेफिजूल नहीं, फिजूल होता है। आप हमेशा फिजूल की बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहचान, पर्दा, ऑप्शन सी पोशाक, ऑप्शन डी पुलिस। पुलिस गई, पुलिस आई, तो स्त्रीलिंग है पुलिस, तो ये नहीं है। पोशाक पहनी, पोशाक अच्छी, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, पहचान, पहचान आपकी पहचान अच्छी है या अच्छा है? आपकी पहचान अच्छी है। छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, छोटी पर्दा, बड़ी पर्दा, यानी कि बड़ा पर्दा। तो पुल्लिंग क्या है अपना?
डी, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन है। ये तो अपना हो गया था अक्षत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह विद्वान है पर लोग ऐसा नहीं समझते, यह किस प्रकार का वाक्य है। वह विद्वान है पर लोग ऐसा नहीं समझते, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी सरल वाक्य है, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त यानी उपर्युक्त उपयुक्त। तो इसमें सब कौन सा वाक्य है, यानी ऑप्शन सभी सही है, या मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है। ये किस तरीके का वाक्य है बताइए। तो मिश्र वाक्य में तो है नहीं। सरल वाक्य, जिसमें सरल वाक्य क्यों नहीं है, सरल वाक्य ये इसलिए नहीं है जिसमें एक क्रिया, एक कर्ता और एक उद्देश्य हो। सरल वाक्य का मतलब होता है, सरल वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में एक क्रिया हो, एक क्रिया हो, एक कर्ता हो, एक क्रिया, एक कर्ता और एक उद्देश्य, और एक क्या हो, एक ही उद्देश्य हो। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। तो ये तो अपना सरल वाक्य तो है नहीं। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं, चलो ये सही है ना। मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं इसमें एक दूसरा उपवाक्य शामिल हो, प्रधान वाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, इन सबको जोड़कर कोई संयोजक अव्यय का प्रयोग किया गया हो, उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। यानी कि जिसमें उपवाक्य भी शामिल हो, प्रधान वाक्य भी शामिल हो और आश्रित वाक्य भी शामिल हो, इन सबको जोड़ने के लिए कोई अव्यय का प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर अब बात आती है तो अपना ये बात जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य जो होते हैं ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों। लिख लो आप, दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य जिसमें होंगे, है ना, दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी वाक्य उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो वो कह रहे हैं वह विद्वान है पर लोग ऐसा नहीं समझते। इसमें क्या है, मतलब दो से अधिक उपवाक्य हैं, ऐसा लोग नहीं समझते, वह विद्वान है। दो तो हैं, दो अधिक भी हो सकते हैं, और एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या है, आश्रित भी नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जो होते हैं ये आपको पता है, मैं कुछ इसमें आपको ये बता देता हूँ कि संयुक्त वाक्य में कौन से ऐसे शब्द हैं, अव्यय होते हैं जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन वाक्यों में अधिकतर ये क्या है, और, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, इस तरीके से, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरीके से वाक्यों से, अव्यय वाक्यों से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ से थोड़ा वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाक्य
वाक्य के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वाक्य कई प्रकार के होते हैं। वाक्य के बात तो वाक्य सरल, संयुक्त, मिश्र। वाक्य के अंग होते हैं 2। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है दोस्तों। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी के अंदर कितनी आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। कौन से अपभ्रंश से है पश्चिमी हिंदी? सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से। पीछे बता दिया है क्वेश्चन। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। 5 कौन कौन सी आती हैं? 5 आती हैं आपकी हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी मैंने आपको बता दिया, पूर्वी और पश्चिमी खूब अच्छी तरीके से समझाया था। पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी आती है। पश्चिमी के अंदर क्या आती है? भोजपुरी। और भोजपुरी जो है एक ऐसी हिंदी भाषा है जो विदेश में सर्वाधिक बोली जाती है। जो मॉरिशस एक देश है, उसमें भोजपुरी का सर्वाधिक उपयोग होता है। वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है भोजपुरी। और भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती है आपकी आती मगही और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए सारा काम बिगाड़ देना, ऑप्शन बी बहुत पछताना, ऑप्शन सी मुग्ध होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लुटिया डुबोने का मतलब है कि सारा काम बिगाड़ देना है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, इसमें कुछ बताने के लिए इतना नहीं है, चलते हैं आगे। आगे क्या है? तत्भव शब्द हैं। तत्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से चल कर के आए हैं और हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। आम भाषा में बोलचाल में प्रयोग में किए जाने वाले शब्दों को ही हम तत्भव शब्द कहते हैं। पर उस आए किससे हैं? वो आए हैं संस्कृत की भाषा से। नग्न, नग्न क्या है? एक संस्कृत की भाषा का शब्द है। दक्षिण क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है। द्राक्षा क्या है? एक संस्कृत भाषा का। दाढ़ी क्या है? दाढ़ी एक आम भाषा, यानी कि जो संस्कृत भाषा से चलते हुए आकर एक हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। दाढ़ी, दाढ़ी क्या है? एक हिंदी भाषा है, तद्भव शब्द है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। यदि आपके लिए वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो अत्रिस विद स्टडी अपना यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। एक लाइक तो बनता ही है। चलिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये ऑप्शन आपके लिए, ये जो सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सरहप्पा, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क में है। ये आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग के लिए।